हाय गाइस, द अनजिप मोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये आफ्टर इफेक्ट की फर्स्ट क्लास होगी। इसमें हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल्ड में। एंड इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं इस कोर्स को कैसे स्टडी करवाने वाला हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए हम आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखते हैं आफ्टर इफेक्ट का वर्जन हमें मिलता है। उसके साथ हमारे प्रोजेक्ट का नेम मिलेगा जो भी हम सेव करेंगे, और इसका एक्सटेंशन है .aep। इसका फुल फॉर्म है आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट्स। कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या है, या फिर फाइल का एक्सटेंशन .aep है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। वो जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके नीचे हमारे पास आती है मेन्यू बार। सॉफ्टवेयर की सारे कंट्रोलर, सारी ऑप्शंस हमें इसी मेन्यू बार के अंदर मिलती हैं। ये सारा तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइल्स में हमारे पास ऑप्शंस हमें मिलती हैं। फाइल सेव करना, सेव एज करना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और काफ़ी कुछ। एडिट्स में हमें मिलती है जो भी हमने डेटा इंपोर्ट किया है या जो भी क्रिएट किया है, हम उसे एडिट करने का ऑप्शंस मिलता है। कंपोजिशन, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे, जो भी एक्सपोर्ट करेंगे, हमें उसके सारे कंट्रोलर यहाँ पर मिलेंगे। लेयर्स जो भी डिज़ाइन होंगी उनके कंट्रोलर यहाँ पर होंगे। उसके बाद आता है आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट में वो सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे हमें यहाँ पर, जो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होंगे या फिर आप इंस्टॉल करेंगे बाद में। एनिमेशंस में एनिमेशन के कंट्रोलर मिलते हैं। ये कुछ प्रीसेट के साथ काम करते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट्स होते हैं। व्यू में हमें ऑप्शंस मिलती है, आपको कोई चीज़ ऑन करनी है, कोई चीज़ ऑफ़ करनी है। एंड विंडो में अगर आपका कोई कंट्रोल पैनल ऑफ हो जाता है तो आप उसको यहाँ से आके ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हेल्प। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट से कोई हेल्प चाहिए तो आप उनको मेल कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारी टूल बार। ये अभी ऑफ दिखाई देगी क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एक नई सॉलिड लेयर ले लेते हैं। राइट साइड पर इनके शॉर्टकट्स भी लिखे होते हैं, अगर आप इनको याद कर सकते हैं तो आप उनको ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ इनको याद करने से आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तो एक हम सॉलिड लेते हैं। तो अभी हमारे पास सारी ऑप्शंस ऑन होगी इन तीनों को छोड़ के। ये तीनों ऑप्शन इसलिए ऑन नहीं हुई हैं क्योंकि ये 3D पर काम करती हैं। जब भी आप कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे या 3D प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ये तब ऑन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ, ये हमारा 3D का बटन है। इसको अगर हम ऑन करेंगे तो ये तीनों ऑन हो गई हैं अब। तो चलिए हम एक एक करके सारे टूल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है होम पेज। होम पेज पे अगर आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। ये एक्चुअल में आपका होम पेज है जिस पर आप अपना न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आपके रीसेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ये जो दो ऑप्शंस हैं, जब किसी बड़ी कंपनी में काफ़ी एनिमेटर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वो टीम प्रोजेक्ट बनते हैं। तो चलिए इसको ऑफ करते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है सिलेक्शन टूल। इसको अगर मैं होल्ड करता हूँ तो उसका नाम बताएगा और उसके पास उसका शॉर्टकट लिखा होगा राइट साइड पर। फॉर एग्जांपल मैं हैंड टूल पर जाता हूँ तो यहाँ हैंड टूल आएगा, यहाँ पर जूम टूल आएगा। ऐसे सबके ऊपर अगर आप जाएंगे, होवर करेंगे तो उनका नेम बताएगा और उनका शॉर्टकट बताएगा। जो हमारा सिलेक्शन टूल है वो नॉर्मल है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर की तरह। कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो हमारा हैंड टूल है, ये जो हमारा व्यू पोर्ट है, इसको मूव करने के लिए काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ जूम करना है, अगर इस कॉर्नर पे करना है तो फिर मैं हैंड टूल से इसको सेंटर में ला सकता हूँ, या फिर मुझे दूसरे कॉर्नर पर जाना है। कई बार हमें जूम करके काम करना पड़ता है, तब ये हैंड टूल काम आता है। उसके बाद आता है हमारा जूम टूल। अगर आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, और अगर आप एक क्लिक करेंगे तो ये इसको प्लस करता चलता है। अगर आप अल्ट दबा देंगे तो ये प्लस का जो साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, एंड ये इसको माइनस करना स्टार्ट कर देगा, मतलब जूम आउट करना स्टार्ट कर देगा। एंड उसके बाद आता है उसके बाद आते हैं हमारे वो तीन ऑप्शंस जो 3D में यूज़ होते हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो है रोटेशन टूल। अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसको रोटेशन करने के काम आएगा वो। एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो इसकी पोजीशन पे काम करेगा। जब आप पूरा कोई बड़ा प्रोजेक्ट रेडी करेंगे, उस पूरे सीन को मूव करने के लिए ये काम आता है टूल। एंड ये जो है ये हमारा एक तरह से कैमरा जूम इन एंड जूम आउट का काम करता है। ये जब आप 3D करेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। अब ये तीन 3D के ऑप्शंस हो गए हैं। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ 3D को। अब ये 2D हो गया है और ये तीनों ऑप्शंस ऑफ हो गई हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रोटेशन टूल। रोटेशन टूल हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम आता है।
उसके बाद आता है हमारे पास पेन बिहाइंड, इसको एंकर पॉइंट भी बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट जो होता है ये उसको मूव करने के काम आता है। जहाँ पर एंकर पॉइंट होगा ये ऑब्जेक्ट वहीं से मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर रख दिया और अगर इसका मैं रोटेशन टूल यूज़ करूँगा तो ये इस एंकर पॉइंट के पास रोटेट करेगा। रेक्टेंगल टूल ये दो तरीके से काम करता है। अगर मेरी लेयर सिलेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लेयर सिलेक्ट कर ली और अगर अब मैं इसको अब अप्लाई करूँ तो ये मास्क का काम करेगा इस पर। बट अगर ये लेयर मेरी यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है, जब भी हम सिलेक्ट करते हैं तो वो चीज़ हाईलाइट रहती है, अनसिलेक्ट करते हैं तो अनहाइलाइट हो जाती है। अगर हमने कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं कर रखी है और तब हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो ये शेप लेयर ड्रॉ करता है। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे ये शेप लेयर ड्रॉ कर देगा, आपको जैसी शेप चाहिए होगी वैसे ही। अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 तरह की ऑप्शंस आती हैं। इनको ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती है जो हम आगे जाके करेंगे। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर ये लेयर सिलेक्टेड है और आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो अगर आप इसका एंकर पॉइंट देखेंगे, जो मेरा कर्सर है, कर्सर की जो शेप है वो देखेंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स बना आता है जो मास्क का साइन है। लेकिन अगर मैं लेयर अनसेलेक्ट कर देता हूँ और फिर इसको ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक स्टार बना आता है जो कि एक सिंबल है कि यहाँ पर शेप लेयर ड्रॉ होगा। उसके बाद आता है हमारे पास हमारा पेन टूल। पेन टूल भी बिल्कुल इसी की तरह है। अगर हम लेयर सिलेक्ट करेंगे सेम आइकन आएगा और ये मास्क रेडी करेगा इसके ऊपर। मास्क को हम डिलीट करते हैं और अगर ये लेयर यहाँ से अनसेलेक्टेड है और हम पेन टूल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार आएगा और ये शेप लेयर रेडी करेगा। ठीक है। और पेन टूल में भी 5 ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। जो वर्टेक्स है उसको ऐड करना है, उसको डिलीट करना है, उसको जो एजेस हैं उनको स्मूथ या कर्व करना है, उन पे फेदर डालना है। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन, हमें हॉरिजॉन्टल टाइप करना है या वर्टिकल टाइप करना है। ये 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं, इनके शॉर्टकट भी बताए हुए हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये 5 ऑप्शन, बहुत कम यूज़ होते हैं ये। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पहला है ब्रश टूल। ब्रश टूल फॉर एग्जांपल लोग यूज़ करते हैं इसको आर्टिस्ट जब वाइट बोर्ड एनिमेशन करते हैं। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ एक नई विंडो पॉपअप होगी और यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं, किसी भी चीज़ पे ओवरले बनाते हैं और उसके बाद ये पूरा ब्रश एनिमेट हो जाता है। एंड उसके बाद ऑप्शन आती है हमारे पास स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल पे एग्जैक्ट ऐसे ही काम करती है, इस पर डबल क्लिक करके नई विंडो ओपन करनी पड़ती है। स्टैम्प टूल के लिए अगर मैं अल्ट दबाता हूँ, ये स्टैम्प टूल आपने फ़ोटोशॉप में भी यूज़ किया होगा, तो वो उसका क्लोनर रेडी कर देता है। ये बहुत कम यूज़ होते हैं। उसके बाद आती है इरेज। इरेज इस हिसाब से काम करती है, अगर मैं यहाँ पर इरेज़ करूँगा इतने पोर्शन पर और यहाँ आकर अगर मैं चेक करूँगा तो ये यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास रोटो ब्रश। रोटो ब्रश मास्किंग के काम आता है, कैरेक्टर की रोटो करने के लिए एडवांस लेवल पे जाएगा। उसके बाद आता है पपेट टूल। पपेट टूल छोटी मोटी एनिमेशन करने के काम आता है, फिर भी हम किसी एक ट्यूटोरियल में ये 5 फॉलो कर लेंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोजेक्ट। ये जो पैनल है इस सेक्शन में जितना भी डेटा होता है हम उसको इंपोर्ट करते हैं। अब बात सबसे पहले ये करते हैं कि इसमें इंपोर्ट क्या क्या हो जाता है। इसमें वीडियो इंपोर्ट हो जाएगा, PNG सीक्वेंस इंपोर्ट हो जाएगा, JPEG सीक्वेंस इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइल्स इंपोर्ट हो जाती हैं, इलस्ट्रेटर, PSD या अगर और आप किसी सॉफ्टवेयर की फाइल्स लेके आते हैं, अगर ये सपोर्ट करेगा तो ये इंपोर्ट कर लेगा। उसके बाद हमारा ऑडियो आता है, ऑडियो भी इंपोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आप फाइल में जाके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन आप सीधा यहाँ से कोई भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अब फाइल यहाँ पर इंपोर्ट होते ही यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी यहाँ पर फाइल होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी शोरी लेके आया हूँ, इसका जो फर्स्ट फ्रेम होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। कोई भी आप अगर वीडियो लेके आते हो या इमेज लेके आते हो, PNG सीक्वेंस लेके आते हो, उसका जो फर्स्ट शॉट होगा, जो फर्स्ट फ्रेम होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर उसमें कोई ऑडियो है, कोई म्यूज़िक है, वो यहाँ पर दिखाई देगा।
यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नेम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन आएगी, इसकी ड्यूरेशंस आएगी, जैसे ये 58 सेकेंड 4 फ्रेम तक की बनी हुई है और ये 25 FPS पर बनी है, मिलियंस ऑफ कलर H.264 पर, 48 हर्ट्ज़ पर, 32 बिट पर और यूज स्टूडियो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है। अभी इस ऑप्शन से हम देखते हैं कि हमारी ये वाली फ़ाइल कौन कौन सी कंपोजिशन में और कौन सी लेयर पर यूज़ हो रही है। अभी ये बता रहा है नॉट यूज्ड। अगर मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊं, एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं एनिमेशन, और यहाँ पर फाइल को मैं ड्रैग करता हूँ। फाइल को कंपोजिशन में लाने के लिए हम फाइल को ड्रैग करते हैं सीधा यहाँ पर। और अब अगर मैं इसको देखूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि आपने एक कंपोजिशन बनाई है जिसका नाम एनिमेशन है, वहाँ पर एक लेयर है जिसका नंबर है 1, उसमें फ़ाइल ये यूज़ हो रही है। अब इसमें एक और चेंजेस होता है। अगर मैं यहाँ पर एक न्यू सॉलिड लेयर बना लेता हूँ, एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हैं, तो अभी ये यहाँ पर ये लेयर 3rd नंबर पे होगी है। तो अभी ये उसको भी मेंशन करेगा कि आपने एनिमेशन कंपोजिशन बनाई है, उसमें लेयर नंबर 3rd पड़ी है जो इस नाम से है। एक चेंजेस इसमें और होता है, अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ फिल्म, तो अभी ये मुझे यहाँ पे बताएगा कि आपने एक एनिमेशन की कंपोजिशन बनाई है जिसमें लेयर नंबर 3rd पर आपकी ये पिक्चर पड़ी है, आपकी ये फिल्म पड़ी है जिसका आपने नाम रीनेम करके फिल्म रख दिया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है सर्च का। जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं, मान लीजिए 100 होगी, 200 होगी, तब आपको कुछ अगर सर्च करना होता है पर्टिकुलर, अगर आपको याद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कार में एडिट करना है तो आप यहाँ पे जस्ट कार लिखेंगे तो वो सिर्फ कार यहाँ पर आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें ऑफ हो जाती हैं और आप उस लेयर को पिक करके यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे आती है ये ऑप्शंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, यहाँ तक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आती है, इसमें ऑप्शन, अगर ये आपके ऑप्शन नहीं आ रही होंगी तो आप यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक कीजिए, कॉलम में जाके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आप इनको टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मैंने फ़ाइल रखी है, ये फ़ाइल का नेम यहाँ पर दिखाएगा, फ़ाइल किस टाइप की है उसका फॉर्मेट बताएगा, उसका साइज़ बताएगा, उसकी ड्यूरेशंस बताएगा। यहाँ पर आता है कमेंट। यही कमेंट होता है अगर मुझे ये फ़ाइल किसी और आर्टिस्ट को भेजनी है काम करने के लिए, तो यहाँ पर मैं कुछ भी कमेंट लिख सकता हूँ जिससे उसे आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ उसे बोल देता हूँ कि मुझे ये वाला, इसका ऑडियो ऑफ कर देना, मुझे ये वाला म्यूज़िक नहीं यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है पाथ में क्या होता है, पाथ में ये पाथ बताता है जहाँ पर ये आपकी फ़िल्म पड़ी है। उसके बाद आती है इसकी डेट, जिस डेट को ये जनरेट हुई थी फ़ाइल। उसके बाद आता है इसका फ्रेम रेट, जिस फ्रेम रेट पर ये बनी थी, ये 25 FPS पर बनी थी। उसके बाद आता है इसका मीडिया स्टार्ट, जो 0 फ्रेम से स्टार्ट होगा, मीडिया एंड जो कि 58.04 फ्रेम पे होगा। इन पॉइंट और आउट पॉइंट सेम जैसे ही होते हैं, ड्यूरेशन इसकी सेम एज बताएगा और यहाँ पर वीडियो का फ्रेम रेट बताएगा, फ्रेम साइज़ बताएगा, सॉरी। और ये सारी ऑप्शंस आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये काम आ जाती हैं कई बार हमें फॉर्मेट चेक करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पर कुछ ऑप्शंस। जो सबसे पहली ऑप्शंस है, एक फ़ाइल ड्रैग करता हूँ, इसकी अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन देखोगे तो ये है 10 सेकंड 1 फ्रेम की, 25 FPS पर बनी हुई है। ये 10 सेकंड का एनिमेशन है, बट मुझे ये एनिमेशन चाहिए कि ये तकरीबन 1 मिनट तक चलता रहे या उससे ज़्यादा चलता रहे। कभी कभार क्या होता है, हम कोई एक बैकग्राउंड बना लेते हैं 10 सेकंड का, उसके बाद हम उसको लूप लगा देते हैं। तो उसको लूप लगाने का यहाँ से बेस्ट तरीका है, यहाँ पे आप इसको कीजिए, इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे कोई फ़ाइल सिलेक्ट नहीं होगी तो ये यहाँ से ओपन नहीं होगा, आपको फ़ाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप इसको ऑन करें, यहाँ पर ये बताएगा 25 FPS पर है ये। आप इसका यहाँ से फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसकी ड्यूरेशन बता रहा है 10 सेकंड की है। यहाँ पर आता है इसका लूप। अगर मैं यहाँ पे, ये काउंट है लूप 1 का, अभी ये सिर्फ एक बार प्ले होगी। अगर मैं इसको 0 करके 10 टाइम कर दूँ तो
1 मिनट एक चीज़ करते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाएगा उससे। यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर अगर आके मैं 10 करूँगा तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये 10 सेकंड से चेंज होकर 1 मिनट 40 सेकंड 10 फ्रेम की हो गई है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा तो ये बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी। और अगर मैं इससे पहले इसको इंपोर्ट करता, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये सिर्फ 10 सेकंड की है। अगर इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो ये सिर्फ इतनी सी होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस काम आता है। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा फोल्डर क्रिएट करने के लिए, जो कि हम प्रोजेक्ट की अरेंजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वीडियो लिख देता हूँ तो जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं या जितने भी वीडियो इंपोर्ट किए हैं हम उनको यहाँ रख देते हैं। इमेज के नाम से बना लेते हैं यहाँ पर, या फिर साउंड के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे मैनेज करते चलते हैं। ये जो एक ऑप्शन है ये कंपोजिशन क्रिएट करने के काम आता है। ये जो दोनों ऑप्शन है ये आप स्किप कर सकते हैं, ये आफ्टर इफेक्ट की सेटिंग्स वगैरह देखने के लिए है। ये डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं। और ये आपका स्क्रॉलर है, आप इसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट पैनल में यही सारी सेटिंग्स होती हैं। जो पहली 3 ऑप्शंस हैं आप इनको स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। जो ये ऑप्शन है ये परसेंटेज शो करता है आपका कितने % आपका ये जो व्यू पोर्ट है कंपोजिशन में कितने % पर आपने इसको पिक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 33 पे करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा और जूम करना है 50 पे कर लेते हैं या 100 पे कर लेते हैं, इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा टाइटल एक्शन सेव। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, इसको ऑफ करते हैं एक बार। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आपको ये जो टाइटल एक्शन बना है, आपको सारा अपना जो डेटा है मोस्ट ऑफ टेक्स्ट आपको इसके अंदर रखना होगा। इससे बाहर जाना, सेफ एरिया से बाहर चला जाता है, तो इसके अंदर ही रखना बेटर रहता है। सेकंड ऑप्शन में आता है प्रोपोर्शनल ग्रिड। अगर आप कोई अलाइनमेंट कर रहे हैं, कोई सेंट्रल अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है ग्रिड। डिटेल्ड ग्रिड होता है अगर आप कोई ज़्यादा माइक्रो चीज़ें सेट कर रहे हैं अलाइनमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर ये वाली ग्रिड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद आती है ऑप्शंस गाइड की। ये गाइड काम करता है रूलर के साथ। अगर मैं ग्रिड को ऑफ करूं, रूलर क्या काम करता है, रूलर आपको अलाइनमेंट देता है आपको चेक करने के लिए कि आपने जो भी अलाइनमेंट की है किसी भी चीज़ की वो स्ट्रेट है या नहीं है, उससे अलाइंड है या नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये जो गाइड है ये इस काम आता है कि जैसे अभी मैंने ये ड्रॉ कर दी एंड मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हेजिटेट हो रहा है कि मैं इन चीज़ों को ऑफ़ कर दूँ, तो आप जस्ट गाइड को ऑफ़ कर दीजिए, यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब जब दोबारा गाइड ऑन करेंगे तो ये फिर से आ जाएंगे। एंड इनको यहाँ से लेके आने का ऑप्शंस ये होता है। एंड अगर आपको ये नहीं चाहिए फॉरएवर डिलीट करने हैं तो आप इनको जस्ट सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, ये जो यहाँ की बार है इसमें। एंड एक ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, इस ऑप्शन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको एक अलाइनमेंट देता है, बट इसमें ये आपको रूलर परमानेंटली नहीं देता, जस्ट चेक करने के लिए देता है। अगर आप क्लिक छोड़ोगे तो ये चला जाएगा। आप जैसे यहाँ पे होल्ड कीजिए, ड्रैग कीजिए, चीज़ चेक करके आप उसको छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ एलिमेंट रखे हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो अगर वो यहाँ पर इसको चेक करता है कि अलाइनमेंट सही है, उसके बाद फिर वो इसको हटाता है, उससे ईजी वे ये रहता है कि आप उसको लेके आएँ, पिक करें और सेंट्रल अलाइनमेंट चेक करके छोड़ दें। जैसे यहाँ पे होल्ड रखें, ड्रैग करके ले आएँ, चेक करें और छोड़ दें। ये 3D में काम आएगा, इसको हम बाद में करेंगे। ये जो ऑप्शन आती है ये जो हमारा मास्क होता है उसको हाईलाइट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉलिड लेयर लेता हूँ और इसके ऊपर हम पेन टूल से मास्क रेडी करते हैं एक, तो अभी मुझे यहाँ पे ये मास्क मेरा शो कर रहा है। अगर मैं मास्क का कलर चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल हम ग्रीन करते हैं या फिर मैं येलो करता हूँ या प्रॉपर ग्रीन करता हूँ तो वो यहाँ शो होगा। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, जस्ट हमें लेयर दिखाई देगी। तो ये काम आ जाता है। कई बार हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो मास्क सेलेक्ट हो जाता है, तो उससे ईजी रहने के लिए या तो आप लॉक लगा सकते हैं मास्क को या फिर आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है, ये हमारी टाइमलाइन की तरह ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मुझे 15 सेकंड पर जाना है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ से 15 सेकंड फिल कर सकता हूँ और ये मुझे सीधा 15 सेकंड पर ले जाएगा। ये भी ऐसे ही काम करता है और ये वाला भी ऐसे ही काम करेगा।
उसके बाद आता है हमारे पास स्नैपशॉट। स्नैपशॉट काम आता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कुछ भी एलिमेंट रेडी कर रखा है यहाँ पर और उसके बाद आपने एक और एलिमेंट उसके यहाँ पे रखा है, तो अगर आप उस चीज़ की अलाइनमेंट चेक करना चाहते हैं कि वो यहाँ ठीक लगेगा या फिर वो यहाँ ठीक लगेगा, या फिर आप अपने सीनियर को बताना चाहते हैं कि यहाँ ठीक लगेगा या यहाँ ठीक लगेगा, तो उसको देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, पहले आपने इसको यहाँ सेट कर लिया, उसके बाद हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको एक साउंड भी सुनाई देगा। एंड सेकेंड ऑप्शन में मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले चलता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूँगा तो ये मेरा प्रीवियस शॉट था जो मैंने पहले डिज़ाइन करके देखा था, और ये मेरा अब का शॉट है। तो इसका बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पे जज कर सकता हूँ कि मुझे इस एलिमेंट को कहाँ पे सेट करना है, ये कहाँ पे सूटेबल लगेगा या कहाँ बेटर लगेगा। तो ये इजी वे होता है इसको चेक करने का। ये ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं, ये कंपोजिटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद आता है ये ऑप्शन, इसमें फुल, हाफ, थर्ड एंड क्वार्टर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। कस्टम और ऑटो हम कम यूज़ करते हैं। इसमें होता है ये कि आपका ये जो कंपोजिशन है उसको आपको कितनी हाई रेज पर चेक करना है। ज़्यादातर लोग क्वार्टर पे रखते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट हैवी होता है। अगर आप अभी इसको देखेंगे तो ये ब्लर हो गया होगा। तो अगर मैं इसको हल्का सा थर्ड पे जाऊंगा तो ये थर्ड क्वालिटी आएगी, उसके बाद ये हाफ क्वालिटी है, उसके बाद ये फुल क्वालिटी है। हम क्या करते हैं, हम काम हमेशा फुल क्वार्टर पे करते हैं और जब हम एनिमेशन अपना डन कर लेते हैं उसके बाद हम इसको फुल करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि फुल पे ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा। आपका प्रोजेक्ट हैवी होता है तो बफर में टाइम लेता रहता है। ऑटो पे क्या होता है, ऑटो काम करता है आपके जूम पर। आपने यहाँ पर जूम कितना रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जूम लेंस लेता हूँ तो अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा, अभी ये बिल्कुल 100% पे है, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर आप फिक्स्ड कर देते हैं 100% पे तो क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे बेस्ट स्केल होता है ये। तो ये यहाँ पे हमें फुल दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो फिर यहाँ पे हाफ क्वालिटी दिखाएगा, यहाँ पे क्वार्टर दिखाएगा। उसके बाद हम अपनी कस्टम भी कर सकते हैं। एंड हम इसको रखते हैं फ़िलहाल के लिए फुल, और यहाँ पे फिट टू स्क्रीन। ये जो ऑप्शन है ये हमारे काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने ये 2 चीज़ें बनाई हैं, अगर मैं इनको प्री कॉम्प कर दूं, प्री कॉम्प क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं प्री कॉम्प अप्लाई कर रहा हूं। हम प्री कॉम्प बनाते हैं तो हमारे पास अभी ये एक प्री कॉम्प बन गया। लेकिन अब इशू ये है कि ये प्री कॉम्प पूरा फिट टू स्क्रीन है, जबकि मेरे एलिमेंट तो सिर्फ यहाँ पर थे। तो हम क्या करते हैं, हम डबल क्लिक करके प्री कॉम्प के अंदर चलते हैं। मेरे एलिमेंट सिर्फ इतनी जगह ले रहे हैं तो मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा। इतने पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंपोजिशन में जाके क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं। ये उसको क्रॉप कर देगा और यहाँ से जब आप बाहर आके देखेंगे आपकी पुरानी कंपोजिशन, तो अब ये सिर्फ इतनी रह जाएगी। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है हमारे पास ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी शो करेगा। इसको आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक रखनी है, ग्रीन रखनी है। ये चेंज होती है कंपोजिशन सेटिंग में। जब भी आप कोई नई कंपोजिशन बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू कंपोजिशन, तो यहाँ पर आता है बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसको ग्रीन कर लेते हैं, ओके करता हूँ, तो यहाँ पर अब ये ग्रीन दिखाएगा। एंड उसके बाद आता है हमारा एक्टिव कैमरा। ये जब हम 3D पे जाएंगे ये तब यूज़ होगा। उसके बाद आता है व्यू, ये भी उसी के साथ यूज़ होगा। एंड ये जो ऑप्शंस हैं इनको आप फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। तो कंपोजिशन पैनल में इतना ही रहता है। कंपोजिशन पैनल में एक चीज़ और आती है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉक का साइन आता है। यहाँ पे हमारी 2 कंपोजिशन दिखाता है। अभी वो कहता है कि आपके पास जो फर्स्ट कंपोजिशन है कॉम्प 1, उसके अंदर आपकी एक कंपोजिशन पड़ी है प्री कॉम्प। तो अगर मैं कॉम्प 1 को लॉक कर देता हूँ यहाँ से और प्री कॉम्प को सिलेक्ट करता हूँ, एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई कंपोजिशन खुल जाती है। ये हमारे किस काम आती है, जब हमें किसी फाइल के अंदर जाके काम करना होता है और हम बार बार उसके बाहर आके चेक करते हैं कि हाँ ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये उसका इजी शॉर्टकट है। जो मेन कॉम्प होगी आपकी, जिस पे प्रीव्यू करना है, आप उसको लॉक कीजिए। ये जो कंपोजिशन होगी अंदर वाली, उस पे जाके आप चेंज कीजिए, यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ग्राफिक कौन सा कहाँ सूट रखता है या कहाँ मुझे रखना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको अभी यहाँ से बंद कर दूँ और इसको अनलॉक कर देते हैं, तो अभी मुझे ये यहाँ देखना था। अगर मैं इसको नीचे रखूँगा तो मैं बाहर जाके अपनी मास्टर कॉम्प में चेक करूँगा कि ये ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा, मुझे फिर अंदर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ रख के देखते हैं, फिर यहाँ आना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो उससे बचने के लिए हमारे पास ये शॉर्टकट होता है। इसको लॉक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप इस पर जो भी एक्टिविटी दिखाएंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। उसके बाद आता है हमारे पास ये राइट पैनल। इस पैनल में हमारे पास हमारे सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। आप उनको ड्रैग करके कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर आते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई भी मिसिंग आ रहा है तो आप जस्ट विंडो में जाके वर्क स्पेस में ऑल पैनल कर सकते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगी। एंड वर्क स्पेस में, विंडो में वर्क स्पेस में ये पैनल्स अलग अलग बने हुए हैं, हमें दिए गए हैं। आप इनको जब भी चेंज करेंगे तो ये उसके हिसाब से बन जाते हैं, और आप अपना भी एक पैनल बना सकते हैं। यहाँ से एडिट करके आप उसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमेशन पे क्लिक करूँ तो ये एनिमेशन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अगर मैं वर्क स्पेस चेंज करके इसमें कलर करेक्शन के लिए जाते हैं तो इसका इंटरफेस फिर से शिफ्ट हो जाता है। ज़्यादातर हम स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कई बार क्लिक हो जाता है, जैसे ये हिल गया, या फिर आप यहाँ से ये टूल बार हिल जाती है, या फिर यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल हिल जाता है, तो आप जस्ट विंडो में जाइए, वर्क स्पेस पे जाके रीसेट स्टैंडर्ड इस पे क्लिक कीजिए। ये रीसेट होके बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा स्टार्टिंग में था। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं। ये आफ्टर इफेक्ट के सारे इफेक्ट्स होंगे, डिफ़ॉल्ट भी होंगे, जो भी आप इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक इफ़ेक्ट सर्च करता हूँ फिल के नाम से, आपको यहाँ पे मिलता है। जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें या फिर डबल क्लिक करें तो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमें लाइब्रेरी मिलती है, इसको आपको अपने क्लाउड से कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके पास इसका लाइसेंस है तो। यहाँ पे हमें प्रीव्यू मिलता है। प्रीव्यू में हमें काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं। एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं, फिर ये ऑप्शंस हाईलाइट होंगी। आपको इसकी सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। और बाकी की सारी ऑप्शंस जो इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे हमें यहाँ पे मिलते हैं। मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा हमें वो मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं करेक्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो आ जाता है टाइप करने के लिए। अगर मैं क्लिक करता हूँ पैराग्राफ पे तो उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आ गया, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि मेरा टाइमलाइन यहाँ से छोटा हो गया, तो आप जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है जस्ट वहाँ पे क्लिक करें, इसको होल्ड करके जहाँ जाके आप ड्रैग करेंगे ये वहाँ ऐड ऑन हो जाएगा। और आता है अगर अलाइनमेंट लेके आता हूँ तो अलाइनमेंट को भी आप यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपके सारे इफेक्ट्स और प्रीसेट एक जगह हो गए, आपका टाइमलाइन फुल आपको मिल जाएगा काम करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास ये पोर्शन। इसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं और एक न्यू सॉलिड लेयर ले लेते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे काफ़ी ऑप्शंस ऑन होगी हैं। जो सबसे पहली ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपकी फ़ाइल आपको विजिबल होगी। यहाँ आई का ऑप्शन है, लाइक अ फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ऑडियो आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपनी शोरील लेके आया हूँ। अगर मैं शोरील को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑडियो का साइन दिखाएगा। और अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं ऑडियो वेवफॉर्म, तो यहाँ पर हमारे पास इसका पूरा ऑडियो वेवफॉर्म आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है फाइल को सोलो करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कुछ शेप लेयर ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। तो अगर मुझे सिर्फ इस पर काम करना है, बाकी लेयर्स ऑफ करनी है, तो जस्ट मैं इसको सोलो कर लूँगा। यहाँ पर बाकी सब ऑफ हो जाएंगी, उन्हें होगा कुछ नहीं, वही होंगी, बस सोलो हो जाता है। जिस भी लेयर पे आप काम करना चाहते हैं उसको सोलो कर लिए। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका फोकस बन जाता है सिर्फ उसी लेयर के ऊपर। सेकंड, जब बाकी सारी चीज़ें ऑफ हो जाती हैं आपका प्रोजेक्ट लाइट हो जाता है, आपको काम करना इजी होता है। एंड थर्ड, जब आपको सोलो करके किसी लेयर पे काम करना है तो बाकी की कोई भी लेयर टच नहीं होती या सिलेक्शन के अंडर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसे भी करना होगा तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसका सोलो हटा के फिर ऐसे करूँगा तो सबसे पहले सॉलिड सिलेक्ट हो जाता है। अगर सॉलिड को लॉक भी कर देते हैं और अगर ऐसे करूँगा तो ये साथ वाला सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो आप सोलो करके काम करें तो बेटर रहता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टैग का। इसमें हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हम रखना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हैश, ये इसके नंबर होते हैं। उसके बाद फाइल का नेम आता है। उसके बाद आता है ये शाई का बटन। ये काम आता है जैसे कि वैसे आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पे काम करना, ये फर्स्ट है।
और ये सबसे लास्ट है। तो बीच की जो लेयर्स हैं इन पे मुझे काम नहीं करना, तो मैं इनका शाई बटन ऑन करता हूँ और इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये दोनों लेयर्स ऑफ हो जाएंगी। यहाँ पर विजिबल होंगी लेकिन यहाँ पर ऑफ हो जाएंगी। लेकिन सेफर साइड के लिए जब भी आप इसको ऑन करें आप इसको लॉक कर दें एंड देन इसको अप्लाई करें, क्योंकि कई बार इनकेस बैकएंड पे अगर वो सिलेक्ट होगी, आपने डिलीट कर दी और आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ टाइम बाद आप Ctrl Z भी नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद आता है वेक्टराइज का ऑप्शन। ये इलस्ट्रेटर की फाइल पर काम करता है और प्री कॉम्प जब हम बनाते हैं उस पर भी काम करता है। अगर हमने कोई भी प्री कॉम्प बनाई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्री कॉम्प बनाता हूँ जिसका साइज़ हम बहुत कम रखते हैं, 200 रखते हैं, इसमें एक मैं टेक्स्ट लिखता हूँ A और यहाँ पर हम इस कॉम्प को इंपोर्ट करते हैं, सोलो कर लेते हैं। अभी मुझे सिर्फ उसी पे फोकस कराना तो सोलो कर लेते हैं। और अभी ये काफ़ी छोटी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्केल करने की ज़रूरत पड़ गई इसको कि मुझे ये यहाँ पे इतना स्केल चाहिए इसका, तो यहाँ आप देखोगे ये जो अंदर जो मैंने टेक्स्ट लेयर रखी थी ये ब्लर हो गई है, यहाँ पे इसके एजेस ख़राब हो गए हैं। उसके लिए हम इसको ऑन करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। इलस्ट्रेटर में भी ऐसा होता है, आप कोई आर्ट बना के लाए हैं, अगर उसका साइज़ छोटा है, हमें उसको बड़ा करना पड़ गया, तो फिर हम उसका वेक्टराइज ऑन कर देते हैं तो वो बिल्कुल शार्प एज ले लेता है। अब इसके बाद ये 1000 था, मैंने इसको 2000 भी कर देता हूँ तो भी ये इतना ही रहेगा। अगर मैं इसको 5000 भी कर दूँगा तो भी ये इतना शार्प ही रहेगा। लेकिन 5000 करने के बाद अगर मैं इसका ऑफ़ कर दूँ वेक्टराइज, आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो सकती है। एंड ये जो ऑप्शन होता है उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। ये जो ऑप्शन है ये कुछ आर्टिस्ट काम करते हैं, उसकी जो शार्पनेस होती है उसको कम करके। मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इस ऑप्शन को चेंज करते हैं तो इसके एजेस में एक जिटर आ जाता है। यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, सर्कल पर ज़्यादा दिखाई देता है वो। तो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, सॉरी कहाँ गया, हाँ यही है। तो अगर नॉर्मल रखते हैं तो ये ऐसा रहेगा और अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये ऐसा हो जाता है। अब इसके जो एजेस हैं वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं है, इसकी क्वालिटी लो है, आप इस पर काम कर सकते हैं, फाइल आपकी ईजी रहती है और दोबारा आप रिटर्न कर सकते हैं। इस पर ज़्यादातर यही रखते हैं तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑप्शन है एफेक्ट्स, जब भी हम कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, अगर मैं यहाँ पर फिल अप्लाई करूँ इसके ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफेक्ट्स ऑन हो गया है इसका फिल का। अगर मैं कलर चेंज कर लेते हैं, किसी भी लेयर पर अगर आप इफ़ेक्ट लगाते हैं तो उसका इफेक्ट्स यहाँ पर आता है। अगर आप उसको ऑन ऑफ करके देखना है कि पहले कैसा था और अब कैसा है, कई बार हम कलर करेक्शन करते हैं या फिर कोई और इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ जाके इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हैं। ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल के लिए आप स्किप कीजिए। और ये जो ऑप्शन है ये मोशन ब्लर होता है। जब भी आप किसी चीज़ में एनिमेशन डालते हैं, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसका मोशन ब्लर ऑन हो जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इस ऑप्शन को भी आप फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। ये 3D का ऑप्शन है। ये ऑप्शन आता है पेरेंट के लिए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ, किसी भी लेयर को किसी दूसरी लेयर के साथ लिंक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो चारों बॉक्स हैं मेरे इस सर्कल के साथ लिंक हो जाएं, तो मैं जस्ट इन चारों को सिलेक्ट करके इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। अगर मैं अब सर्कल मूव करूँगा तो वो बाकी सब उसके साथ मूव होंगे। और ये जो ऑप्शंस होती हैं इनसे हम नन करके अनलिंक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी अगर मैं चाहूँ तो उसको लिंक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चारों को यहाँ से सिलेक्ट करूँ, यहाँ से करने की बजाय आप यहाँ पे जाएं, इससे सिलेक्ट कर दें, तो अगर अब मैं इसको मूव करूँगा तो ये मूव होंगे। एंड ये इसका इन आउट आता है। ये जो ऑप्शन होता है ये प्री कॉम्प से बाहर आने के लिए होता है। ईजी शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसमें अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे ये देखना है कि मेरी ये कॉम्प किस कॉम्प के अंदर पड़ी है अभी। तो मैं जस्ट यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आपकी कॉम्प कॉम्प 1 में पड़ी है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं कॉम्प 1 में आ जाऊँगा। ये ऑप्शन इस काम आता है। ये 3D ड्राफ्ट के काम आता है, ये 3D में देखेंगे। ये शाई के लिए मैंने आपको बता दिया है। अनेबल फ्रेम ब्लेंडिंग, ये हम आगे देखेंगे। ये मोशन ब्लर ऑन करने के लिए होता है। मोशन ब्लर आपको 2 जगह से ऑन करना पड़ता है, एक तो यहाँ से, इन सब का ऑन कर दिया और उसके बाद हमें इसको ऑन करना पड़ता है। ये दोनों ऑप्शन अलग इसलिए हैं क्योंकि अगर मुझे इन दोनों का मोशन ब्लर ऑन नहीं करना, इन तीनों का ही करना है और इसको ऑन रखेंगे तो इन तीनों पे मोशन ब्लर ऑन रहेगा। और ये आता है हमारा ग्राफ के लिए। इसके लिए हम एक अच्छी सी क्लास लेंगे, जो क्लास थोड़ी लंबी होगी। जो स्मूथ एनिमेशन है, जो एक अच्छे आर्टिस्ट की एक पहचान होती है उसके काम की, वो ग्राफ के थ्रू ही बनती है।
एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉर्नर्स में यहाँ आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगी, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस सिर्फ इनको हाइड और कम स्पेस कम या ज़्यादा लेने के लिए होती है। मैं इन चीज़ों को बंद रखता हूँ ताकि मेरी टाइमलाइन ज़्यादा बड़ी रहे। ये टाइम स्ट्रेच करने के लिए होती है, ये एक अलग ऑप्शन है। अभी यहाँ दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये कॉम्प काफ़ी बड़ा है। पहले हम इस कॉम्प को छोटा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं सिर्फ 10 लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ 10 फ्रेम लिए हैं, तो अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ यहाँ से तो ये 5 फ्रेम पर आ जाएगा। और अगर मैं इसको 250 कर दूंगा तो ये वीडियो स्लो हो जाएगा एंड ये 20 फ्रेम तक चला जाएगा। तो ये ऑप्शन इस काम आती है। एंड यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है हमारी टाइमलाइन को जूम करने के लिए। या तो आप कीबोर्ड पे प्लस माइनस से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, अगर वहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस पोर्शन में यही सारी ऑप्शंस थी। तो हमारा इंटरफेस ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चलो आपको सिर्फ एक बार ही देखना है, सारी ऑप्शंस इसमें कवर हो ही जाएंगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको इसको अच्छे तरीके से समझाने की। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मैं कवर कर चुका हूँ। बस आप पेशेंस के साथ एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी आपको सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय।